हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज हमारा जो है फर्स्ट क्लास है न्यू वैकेंसी को लेकर के। ठीक है, इससे पहले जो है आप लोग के सामने जितने भी क्लास है उसको भी आप लोग देख लीजिए, अगर नहीं देखे हुए तो। आप सभी को पता है कि वैकेंसी जो है वो बहुत ही जल्द आने वाली है। तो उस वैकेंसी के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को पहले से तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से तैयारी नहीं करेंगे तो आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम कितना टफ़ हो चुका है। तो देखिए, यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे आए या फिर परमानेंट वैकेंसी आए, सभी में अब क्या होना है कि अब एग्ज़ाम होना है। तो पहले से तैयारी करना जो है बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अब जो भी एग्ज़ाम आएगा तो उसमें कट ऑफ जो है ज़्यादा जाएगा, तो इसलिए पहले तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। तो आज वैसे ही हम लोग क्वेश्चन जो है लेंगे जो एग्ज़ाम में आने वाला है, जो एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्लस में उससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो मतलब वीवीआई है, जो एग्ज़ाम में आ सके। ठीक है, पिछले बार जो भी एग्ज़ाम हुआ था एएनएम का, तो पिछले बार एग्ज़ाम का पैटर्न पता नहीं था। फिर भी एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं पता होने के बाद जो ऐप पे क्लास किए होंगे तो उन लोग को पता होगा कि कितना जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है, कितने लोग का सिलेक्शन है। ये मेरे बोलने से नहीं होगा कि कितने लोग का सिलेक्शन हुआ है, जिनका हुआ है वो खुद गवाह है। तो इस बार भी आप लोग को पिछले से ज़्यादा रिजल्ट लाना है, इसलिए पिछले से ज़्यादा और बेहतरीन तरीक़ा से इस पर तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, और ये जो है तैयारी आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा, कोई भी पैसा आप लोग को नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सोचिएगा आप लोग को पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो पीडीएफ ये आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप लोग को हम बता देते हैं। ये जो आप लोग को व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, ये व्हाट्सअप नंबर चंदन सर का है। इसी पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोग को ये पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। इस पीडीएफ में क्या है कि 4000 प्लस जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है कितना इम्पोर्टेंट है आप सभी को पता है। ठीक है, पिछले बार पैटर्न नहीं पता था, लेकिन इस बार पैटर्न पता चल चुका है कि क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, किससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो ये पीडीएफ इसीलिए इतना खास है। आप लोग सोचिएगा कि आखिर ये पीडीएफ क्यों ले, तो ये पीडीएफ इसीलिए आप लोग लीजिए क्योंकि इसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितना भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। जितना भी मेडिसिन से रिलेटेड क्वेश्चन, जितना भी जो है वो कम्युनिटी से क्वेश्चन रिलेटेड हो, चाहे जितना भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, सारा क्वेश्चन इसमें है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। प्लस में उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, क्या क्या एग्ज़ाम में पूछ सकता है, वो सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और सारा टेक्निकल क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी को पता है कि कॉन्टेक्ट का अगर एग्ज़ाम होगा तो उसमें जो है वो टेक्निकल क्वेश्चन भी रहेगा और प्लस में मैथ रीजनिंग भी रहता है। अगर परमानेंट आएगा तो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चन है। तो दोनों में टेक्निकल क्वेश्चन हम लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, और मेन इसी से रिजल्ट होता है टेक्निकल क्वेश्चन से ही। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन जो है यही रहता है। तो ये पढ़ना जो है बहुत ज़रूरी है। तो क्या होगा कि इसका हम लोग तैयारी किए रहेंगे पहले से, तो उसके बाद हम लोग को जो भी थोड़ा बहुत रहेगा जीके, मैथ, रीजनिंग, तो ये हम लोग के लिए बहुत ही कम जो है ये सिलेबस है। तो उस टाइम ये हम लोग बहुत ही आसानी से कर लेंगे। पहले इसका तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो धीरे धीरे इसका तैयारी करते रहिए। पीडीएफ के लिए आप लोग को व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वो आप लोग को मिल जाएगा, क्योंकि जो भी क्लास कराया जा रहा है ना, तो वो क्लास में आप लोग को वो फिर आप लोग पढ़िएगा फिर भूल जाइएगा, और पीडीएफ रहेगा तो आप लोग को रिवीजन करने में बहुत ही ईजी रहेगा। ठीक है, तो उसमें क्या क्या रहने वाला है, हेल्थ प्रमोशन का क्वेश्चन रहना है, मिडवाइफरी रहना है, और फिर हेल्थ मैनेजमेंट, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, और फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ। ठीक है, यानी जितना भी एएनएम में सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, फर्स्ट ईयर में 4 और सेकेंड ईयर में 2। तो ये सारा जो है आप लोग को मिलने वाला है। तो ये जो है आप लोग जो पीडीएफ है मिस मत कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पीडीएफ है। तो आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो ज़रूर से ज़रूर ये जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है इस पर आप लोग
मैसेज कीजिए, ठीक है, व्हाट्सअप कीजिएगा। चंदन सर का ये नंबर है, आप लोग को ये PDF मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है हम लोग को जो पिछला BTSC का एग्ज़ाम हुआ था तो सेम टू सेम ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। जिन लोग का शिफ्ट में आया हुआ है वो लोग जानते हैं कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए इजी और मॉडरेट और हाई लेवल सब में क्वेश्चन पूछा जाता है, सब कुछ मिला के। ये नहीं कि केवल ही इजी ही क्वेश्चन पूछ दे या फिर केवल हार्ड क्वेश्चन, ठीक है, सारा क्वेश्चन रहता है। तो जो आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा ना इसमें PDF में, तो आप लोग को उससे क्या हो जाएगा, हिंट भी मिल पाएगा कि कैसा टाइप का किस पैटर्न पे जो है वो क्वेश्चन आ रहा है। तो आप लोग खुद से भी जब पढ़िएगा तो पता चल जाएगा कि क्या हम लोग को पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इसीलिए ये जो है PDF बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है श्वसन तंत्र से संबंधित रोग है, यानी इस ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा जो रोग है वो श्वसन तंत्र से संबंधित है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम से कौन सा जो डिजीज है वो रिलेटेड है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है निमोनिया, पोलियो, रेबीज, खुजली। तो इसका आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सभी को जानना चाहिए, इम्पोर्टेंट भी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, निमोनिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा कि ये श्वसन तंत्र से रिलेटेड है। क्योंकि ये जो है लंग्स में होता है, और लंग्स यानी कि फेफड़ा, और फेफड़ा हमारे श्वसन में क्या करता है, मदद करता है। पोलियो और रेबीज और खुजली ये सब आपको पता है कि ये सब क्या है कि ये संबंधित नहीं है, क्योंकि पोलियो क्या करता है कि नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, और रेबीज भी, और खुजली क्या करता है कि वो त्वचा को प्रभावित करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बात आया निमोनिया का, तो निमोनिया के बारे में अब हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो निमोनिया से क्वेश्चन पूछा है, तो आप लोग के सामने क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि निमोनिया आखिर किसके कारण होता है, वायरस के कारण, कि वायरस यानी ठीक है, और या फिर जीवाणु के कारण हो सकता है। वायरस यानी कि विषाणु उसको हिंदी में बोलते हैं, तो ये विषाणु के कारण हो रहा है, या फिर जीवाणु के कारण, या प्रोटोजोआ के कारण होता है, किसके कारण होता है। तो ये निमोनिया जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी कि जीवाणु के कारण होता है। तो आप लोग को नाम भी पूछा जा सकता है कि किस जीवाणु से ये होता है। तो ये डिप्लोकोकस एक होता है जीवाणु, डिप्लोकोकस निमोनी, ठीक है। ये आप लोग को ऑप्शन में आएगा ना, तो यहाँ पे डिप्लोकोकस निमोनी जो है वो एक बैक्टीरिया का नाम है, उसी बैक्टीरिया से ये निमोनिया होता है। तो इससे आप लोग जो है रिलेट कर सकते हैं, निमोनिया है तो उसके बैक्टीरिया के लास्ट में भी निमोनी है, तो इससे आप लोग रिलेट कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में आएगा तो टिक कर सकते हैं। तो किस कारण से ये हो गया, जीवाणु के कारण, और किस जीवाणु के कारण, डिप्लोकोकस निमोनी के कारण। इसका सिम्टम्स क्या है, तेज बुखार आना, ठीक है, फेफड़ों में सूजन हो जाता है, इसके कारण हम लोग को क्या हो जाता है कि सांस लेने में तकलीफ होता है, ठीक है, सांस जो है हम लोग नहीं ले पाते हैं। तो ये चीज़ हो गया। चलिए अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पाचन तंत्र से संबंधित रोग है। पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से कौन सा रोग जो है वो रिलेटेड है, अपच, कब्ज, उल्टी, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है अपच, कब्ज और उल्टी सारा क्या है कि वो पाचन तंत्र से संबंधित है सारा जो है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 त्वचा से संबंधित रोग है, ठीक है। रोग से संबंधित आप लोग एक बात लिख लीजिए कि रोग से संबंधित एक क्वेश्चन आता है आप लोग के एग्जाम में, वो या तो ये पूछ ले कि कौन सा रोग किससे संबंधित है, या फिर सिम्टम से, या फिर कौन सा रोग जो है किस जीवाणु के कारण होता है, या फिर प्रभावित अंग, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन रहता है, तो ये आप लोग याद कर लीजिए। तो चलिए स्किन डिजीज पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा स्किन से रिलेटेड है डिजीज। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट है तीव्र आंतिया शोथ, ऑप्शन नंबर बी है कुष्ठ रोग, ऑप्शन नंबर सी है डेंगू, ऑप्शन नंबर डी है मलेरिया, ठीक है। तो
यहाँ पे हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा बी, कुष्ठ रोग, यानी इसको इंग्लिश में जो है लेप्रोसी भी बोलते हैं, कहीं कहीं ऑप्शन में लेप्रोसी भी दे देता है। ठीक है, तो ये भी इसका नाम जो है याद रखिएगा। अगर जो भी यहाँ पे आप लोग को एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जा रहा है तो उसको आप लोग, जो भी नहीं याद है तो आप लोग उसको नोट ज़रूर कीजिएगा कॉपी में। ठीक है, ये PDF आप लोग को मिल जाएगा, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग इससे रिवीजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुष्ठ रोग का बात आया, तो कुष्ठ रोग से हम लोग रिलेटेड जानेंगे। और भी ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तीव्र आंतीय शोथ यानी एक्यूट जो होता है, आंतीय शोथ यानी कि यहाँ पे आंत से रिलेटेड रोग है। तो आंत से रिलेटेड रोग त्वचा से कैसे रिलेटेड है, ये तो आंत से रिलेटेड रोग है। तीव्र आंतीय शोथ यहाँ ऑप्शन से ही पता चल रहा है, तो ऑप्शन ए जो है वैसे भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की बात करें हम लोग, डेंगू, तो डेंगू भी एक जो है इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। डेंगू भी आप लोग के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसका एक और नाम है हड्डी तोड़ बुखार। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी याद रखिएगा, ऑप्शन में ये दे देगा हड्डी तोड़ बुखार, तो दोनों नाम याद रखिएगा। इससे क्या होता है, हड्डी तोड़ बुखार इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा शरीर में क्या होता है कि दर्द रहता है, जोड़ में दर्द रहता है। ठीक है, इसीलिए इसको हड्डी तोड़, हड्डी में भी क्या होता है कि दर्द रहता है, तो इसीलिए इसको हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं। इसमें डेंगू में क्या होता है कि प्लेटलेट्स, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि डेंगू में क्या होता है, तो क्या होता है, प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। प्लेटलेट्स की संख्या क्या होने लगती है, कम होने लगती है। ठीक है, याद रखिएगा। जोड़ों में क्या होता है, दर्द होता है, याद रखिएगा। और डेंगू जो होता है ये भी पूछ सकता है कि डेंगू जो है वायरस के कारण होता है कि बैक्टीरिया के कारण होता है कि जीवाणु के कारण। तो आप लोग याद रखिएगा, डेंगू जो है वो वायरस के कारण होता है। ठीक है, वायरस यानी विषाणु के कारण होता है। और किस विषाणु के कारण होता है आप लोग को बता देते हैं, ये एक अर्बो वायरस, वायरस का एक नाम है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं अर्बो वायरस। ठीक है, इसी वायरस के कारण जो होता है ये डेंगू बुखार होता है। इसका लक्षण भी हम लोग जान लिए, क्या लक्षण है कि ये जोड़ में दर्द रहता है, सिर में दर्द, मांसपेशी, आँखों, ये सब में क्या होता है, दर्द होने लगता है। और इसका दूसरा नाम क्या है, हड्डी तोड़ बुखार, याद रखिए। यहाँ पे हम लोग कुछ बात जो है कुष्ठ रोग के बारे में भी जान लेते हैं, कुष्ठ रोग के बारे में। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी याद रखिएगा, कुष्ठ रोग का लेप्रोसी, इसी को कोढ़ भी बोलते हैं। ठीक है, कोढ़ आप लोग जानते होंगे, कोढ़ भी बोला जाता है। तो ये जो है कौन सा अंग प्रभावित करता है, ये तंत्रिका तंत्र ही प्रभावित करता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र को ही प्रभावित कर देता है। जिसको भी ये कोढ़ हुआ रहता है, जहाँ पे भी अगर स्टार्टिंग हुआ रहता है वहाँ पे उसको अगर टच कीजिएगा ना तो उसको समझ ही नहीं आएगा, या फिर चिट्ठी काटिएगा तो भी उसको पता नहीं चलेगा कि वहाँ पे उसके साथ क्या हो रहा है। वहाँ पे अगर उसको जल जाता है, कट जाता है, उसको कुछ पता नहीं चलता है। ठीक है, तो इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे ये किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है कि जीवाणु के कारण होता है, तो ये जीवाणु के कारण होता है, यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। तो किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो ये एक बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, इसी जीवाणु के कारण ये जो है कोढ़ रोग बोलिए, या फिर कुष्ठ रोग बोलिए, या फिर लेप्रोसी बोलिए, कुछ भी बोलिए, तीनों एक ही है। और ये बीमारी जो है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण, लेप्रो के कारण होता है। ठीक है, इसका एक और लक्षण होता है, शरीर पर क्या होता है, चकता होने लगता है। ठीक है, तो ये भी लक्षण आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया यहाँ पे है, मलेरिया के बारे में भी आप लोग जानते ही होंगे। ये किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण। ठीक है, इसको प्रोटोजोआ को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं,
परजीवी, ठीक है, परजीवी के कारण होता है। और किस परजीवी यानी किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो मादा एनाफिलीज, ठीक है, एक जो है मच्छर है, इसी के काटने के कारण होता है। अगर ये मादा एनाफिलीज क्या है, ये मच्छर है, ये वाहक है, ठीक है। अगर हम लोग परजीवी की बात करें तो वो किस परजीवी के कारण होता है, प्लाज्मोडियम के कारण, ठीक है। प्लाज्मोडियम जो परजीवी होता है उसी के कारण ये होता ये है कि मादा एक एनाफिलीज मच्छर का नाम है, ठीक है। ये फीमेल मच्छर है यानी कि मादा, ठीक है, यहाँ पे मादा नाम में ही है यानी कि वो स्त्रीलिंग है, ठीक है। मादा एनाफिलीज जो मच्छर होती है उसी के क्या होता है, मुख में लार में उसके प्लाज्मोडियम एक वैवेक्स नाम का एक परजीवी होता है। तो होता क्या है कि वो मच्छर क्या कर लेता है, मान लीजिए किसी को मलेरिया हुआ है तो उसको वो काट ली। चूँकि आप लोग ये भी एक बात याद रखिएगा कि जो मच्छर जो आप लोग को काटता है ना, वो नर मच्छर काटता नहीं है, मादा मच्छर काटता है, ठीक है। नर जो है वो कभी नहीं काटेगा आपको, मादा ही काटता है। जो भी खून का भक्षण होता है यानी खून चूसता है वो मादा ही मच्छर चूसती है, नर मादा नहीं चूसती है। तो एक जो मादा मच्छर होता है, मादा एनाफिलीज, उसके लार्वा में क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है परजीवी। तो वो क्या करेगी ना कि मान लीजिए कि काट ली, जिसको हुआ है मलेरिया काट ली, तो उसको क्या की, ब्लड चूस ली। फिर वो जिसको एक दूसरे आदमी को काटी तो उसमें क्या हो गया कि वो लार्वा चला जाएगा प्लाज्मोडियम एवेक्स, तो उसको क्या हो जाएगा कि वो मलेरिया हो जाएगा। जिसको नहीं हुआ है, जिसको हुआ है काट ली, और जिसको नहीं हुआ है उसमें जाकर के फिर से उसका ब्लड ली तो उसके में ब्लड के द्वारा ही वो परजीवी क्या हो जाता है, चला जाता है, जिसके कारण उसको भी मलेरिया हो जाता है। तो इतना कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस इतना याद रखिएगा, परजीवी जो होता है, मलेरिया जो होता है परजीवी के कारण होता है। किस परजीवी के कारण होता है, प्लाज्मोडियम, ठीक है, आप लोग नोट कर सकती हैं। और अगर आप लोग को पूछा जाए कि ये किस मच्छर के कारण होता है, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछता है कि ये जो मलेरिया होता है वो कौन सा मच्छर जो होता है वो वाहक करता है, तो मादा एनाफिलीज जो मच्छर होती है वही मलेरिया का वाहक करती है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे में फैलाती है, एक जगह से दूसरे जगह ये बीमारी फैलाती है, ठीक है। यहाँ पे मलेरिया की बात करें, इसके लक्षण की बात करें तो मलेरिया का लक्षण क्या है कि ठंड के साथ क्या होता है, तेज बुखार आ जाता है, ठीक है। ठंड के साथ क्या होता है, तेज बुखार आता है, याद रखिएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। वाहक कारण होने वाला रोग, यहाँ पे आप लोग के सामने फिर से क्वेश्चन आ गया। अभी आप लोग समझे होंगे, इसका आंसर हम बता दिए हैं, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ऑप्शन हमारा फर्स्ट है क्षय रोग, बड़ी माता, मलेरिया और डिफ्थेरिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, आप सभी को पता है, मलेरिया, ठीक है, वाहक रोग है, यानी इसका वहन होता है, ठीक है। वहन कौन करता है, मच्छर करता है। कौन मच्छर करता है, मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक है। और किसके कौन सा परजीवी के कारण होता है, प्लाज्मोडियम वेवेक्स। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिर से आप लोग के सामने आ गया। देखिए ये क्वेश्चन भी आया हुआ है BTSC 10,709 ANM में। देखिए पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है प्राथमिक उपचार, ऑप्शन नंबर सेकंड है रोकथाम, दूसरा है दूसरी रोकथाम, तीसरा है तृतीयक रोकथाम और चौथा है उपरोक्त सभी। यानी कि हमारा ऑप्शन इसमें क्या होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। मेनली जो संक्रामक बीमारियां होती है, ठीक है, उसको रोकथाम के 3 स्तर होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो क्वेश्चन जो है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आप लोग को, शायद पूछा हुआ भी BTSC 10,709 ANM में, कि निम्न में से कौन सा जो है वो प्राथमिक जो है उपचार के स्तर है। तो हम लोग जो है जानेंगे नहीं कि आखिर प्राथमिक जो रोकथाम है, रोकथाम
तो उसमें कौन सा आएगा? द्वितीयक दूसरी रोकथाम किसको बोलेंगे और तृतीयक रोकथाम किसको बोलेंगे? तो तीनों को आप लोग नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा सकता है। ये तो इम्पॉर्टेंट है ही कि संक्रामक बीमारी रोकथाम के कितने स्तर है? 3, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ठीक है, ये 3। लेकिन अब हम लोग कैसे जानेंगे कि आखिर प्राथमिक रोकथाम में क्या आता है? तो प्राथमिक रोकथाम में क्या होता है कि जो भी बीमारी है, बीमारी से पहले होने से पहले, ठीक है, बीमारी होने से पहले उसको क्या किया जाए? उसका रोकथाम किया जाए। यानी कि जैसे आप लोग टीका कर रहे हैं, ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही होंगी या फिर परमानेंट काम कर रही होंगी कोई भी, या फिर आप लोग ट्रेनिंग के टाइम ही टीकाकरण की होंगी। तो टीकाकरण में क्या होता है कि जो भी बच्चा को टीकाकरण हम लोग करते हैं, यानी इम्यूनाइजेशन करते हैं हम लोग, तो क्या बीमारी हुआ रहता है इसके लिए करते हैं कि बीमारी होने से पहले उसको उस बीमारी से बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं? टीकाकरण, ताकि वो बीमारी आगे चलकर उसको नहीं हो। यानी बीमारी होने से पहले हम लोग क्या करते हैं? रोकथाम करते हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा प्राथमिक रोकथाम हो गया, ठीक है। बीमारी से पहले जो है इम्यूनिटी पावर उसको प्रदान करना, ताकि वो बीमारी उसको नहीं हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? प्राथमिक रोकथाम। और दूसरी रोकथाम में क्या हो जाएगा कि जो भी रोग है उसका लक्षण जो है उस रोग के पहले पता लगाया जाता है, ठीक है, और उसका क्या किया जाता है? रोकथाम किया जाता है। जैसे स्क्रीनिंग, ठीक है, एनसीडी स्क्रीनिंग आप लोग करती होंगी। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या फिर कम्युनिकेबल डिजीज जो भी है, वो बीमारी होने से पहले जो है उसके लक्षण को पता लगाया जाता है, ठीक है, कि वो बीमारी का लक्षण जो होता है, जैसे बहुत सारा बीमारी होता है कि तुरंत उसका लक्षण नहीं दिखता है, कुछ साल बाद लक्षण दिखता है। जैसे आप लोग को टीबी हो गया, ठीक है, HIV हो गया, ये सब की जो भी लक्षण है वो तुरंत नहीं दिखता है। तो बीमारी के लक्षण दिखने से पहले उसका जो है पता लगाना और उसका क्या करना? रोकथाम करना क्या हो जाएगा? दूसरी रोकथाम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा रोकथाम यही कहलाएगा। तृतीय रोकथाम क्या हो जाएगा? तृतीय रोकथाम में क्या हो जाएगा? देखिए, पहला हम लोग क्या किए कि बीमारी होने से पहले उसको क्या किए? हम लोग दवा दिए। दूसरा हो गया कि मान लीजिए कि ये ज़रूरी तो नहीं है कि जिसको हम लोग टीका लगा दिए तो टीका लगा दिए, इसका 100% तो चांस नहीं है ना कि उसको बीमारी नहीं ही हो। जैसे हम लोग MR का टीका लगाते हैं, यानी चेचक, तो क्या उसको चेचक नहीं होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि वो हो गया, तो उसका लक्षण हम लोग पता करेंगे पहले। तो जो लक्षण उपस्थित होने से पहले रोकथाम जो करते हैं वो दूसरा हो गया। लेकिन इन सबों के बावजूद अगर लेट हो गया, ठीक है, वो लक्षण दिख रहा है कि ये बीमारी हुआ है, जैसे आप लोग डायबिटीज़ ही मान लीजिए कि डायबिटीज़ ही किसी को हो गया, तो डायबिटीज़ हो गया तो क्या हो गया? उसका हम लोग रोकथाम करेंगे। कैसे रोकथाम करेंगे? कि जैसे कि उसमें क्या हो जाता है कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है, तो उसको रोकथाम कैसे करेंगे? जो भी ग्लूकोज वाला यानी चीनी वाला जो चीज़ है उसको हम लोग बोलेंगे कम खाने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, जिससे कि वो क्या हो जाएगा? वो बीमारी का रोकथाम हो पाएगा। तो यही हमारा तृतीय रोकथाम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा में क्या हो गया कि बीमारी होने से पहले हम लोग रोकथाम करते हैं। दूसरा क्या हो गया कि लक्षण उपस्थित नहीं हो उससे पहले रोकथाम करते हैं। तृतीय में क्या हो गया कि लक्षण उपस्थित हो गया, उसको बीमारी हो गया, तो उसके बाद वो आगे चलकर भयानक जो है रूप नहीं ले, इसके लिए तृतीय रोकथाम करते हैं, ठीक है। जो भी उसका उपचार है उसको हम लोग करते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोग को जो भी दिक्कत है आप लोग इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर आप लोग भूल जाइएगा तो प्राथमिक रूप उपचार में क्या हो गया, द्वितीय रोकथाम किसे बोलेंगे, और तृतीय। इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए अगर नहीं जो है आप लोग को याद हुआ हो या फिर भूल जाइएगा तो, ठीक है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक और क्वेश्चन आ गया, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि संक्रमण की कितनी अवस्थाएं होती है, ठीक है।
यहाँ पे हम लोग देखिए क्या पढ़े थे कि यहाँ पे रोकथाम के स्तर पढ़े थे। कंफ्यूजन मत होइएगा, दोनों क्वेश्चन जो है अलग अलग है, ठीक है। स्तर पूछेगा रोकथाम, बीमारी के रोकथाम के स्तर तो वो 3 है, लेकिन यहाँ पे संक्रमण की जो है अवस्थाएं पूछ रहा है, यानी स्टेज पूछ रहा है, चरण पूछ रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है संक्रमण बीमारी का की एक अवस्था होता है या फिर 2, 3, 4, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो चौथा है यानी डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 4 अवस्थाएं होती है, वो कौन कौन सी हम लोग जानेंगे अब। तो देखिए संक्रमण जो है वो 4 तरीके से फैलता है। पहला जो है वायरस, दूसरा है बैक्टीरिया और तीसरा है परजीवी या फिर प्रोटोजोआ, ठीक है। परजीवी को ही हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोजोआ, याद रखिएगा ऑप्शन में दोनों दे सकता है। चौथा हो जाएगा कवक, ठीक है, नोट कर सकती है अगर आप लोग को याद नहीं है तो। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। मानव में संक्रमण के स्रोत है, यानी संक्रमण यानी इन्फेक्शन किस किस स्रोत के कारण हम लोग को हो सकता है, कि किस कारण से हो सकता है, ठीक है, कैसे फैल सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मानव स्वयं, ऑप्शन नंबर बी है जंतु, ऑप्शन नंबर सी है कीट, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो किस किस कारण फैल सकता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मानव स्वयं भी फैला सकता है संक्रमण। कैसे, मान लीजिए कि उसको जो है कुछ भी हुआ है, टीबी हो गया, ठीक है, तो वो खांसेगा छींकेगा तो उसमें क्या होगा, खांसेगा छींकेगा तो उसमें जो है जो भी उसमें ड्रॉपलेट निकलेगा, ठीक है, वो अगर सामने वाला पे अगर चला गया तो उससे वो मनुष्य क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। जंतु भी फैलाते ही एक दूसरे से, ठीक है, कीट से भी फैलता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आप लोग के सामने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, उद्भवन काल से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। उद्भवन काल से भी रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिप्थीरिया का उद्भवन काल पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 2 से 5, ऑप्शन नंबर बी है 7 से 14, ऑप्शन नंबर सी है 3 से 14, ऑप्शन नंबर डी है 10 से 21 दिन, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 से 5 दिन में उद्भवन अवधि है, ठीक है, यानी कि 2 से 5 दिनों के अंदर में डिप्थीरिया का क्या हो जाएगा, लक्षण दिखने लग जाएगा। कि लक्षण जो है वो, यानी आप लोग को लक्षण दिखेगा तो पता चल जाएगा कि डिप्थीरिया हो चुका है, ठीक है। इसका कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है, इसका आप लोग को इसको याद करना ही पड़ेगा, इसको रटना ही पड़ेगा। तो आप लोग याद रखिएगा, 1-2 दिन आप लोग को एग्जाम में इधर उधर ऑप्शन में दे सकता है, क्योंकि ये अप्रॉक्स में दिया हुआ रहता है। तो आप लोग इससे आप लोग को घबराना नहीं है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन वैसे आप लोग को दिया ही जाएगा कि आप लोग को पता चल जाएगा, दूर दूर ही दिया जाएगा, ठीक है। तो 2 से 5 दिन डिप्थीरिया का उद्भवन काल आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे काली खांसी का उद्भवन काल पूछ रहा है, काली खांसी के उद्भवन अवधि, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 2 से 6 दिन, ऑप्शन नंबर बी है 7 से 14, ऑप्शन नंबर सी है 3 से 14, ऑप्शन नंबर डी है 10 से 21 दिन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 3 से 14 दिन काली खांसी, इसको याद रखिएगा। देखिए एक और इम्पोर्टेंट आप लोग को बात बताते हैं कि मेडिसिन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो आप लोग जो PDF लीजिएगा ना, तो उसमें सारा जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चन है उससे रिलेटेड मेडिसिन का जो है आप लोग को उसमें प्रोवाइड करा दिया गया है। प्लस में यहाँ पे आप लोग को यूट्यूब पे भी फ्री में बताया जाएगा, लेकिन वो PDF आप लोग याद रखिएगा, ले लीजिएगा, ताकि आप लोग को कभी भी रिविज़न करना हो तो उससे आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए काली खांसी की बात आए तो काली खांसी के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। काली खांसी देखिए, इसका आप लोग को पूछ सकता है कि इसका जो है इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इससे क्या होता है कि श्वसन तंत्र क्या होता है, प्रभावित होता है, याद रखिएगा, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। इसको इंग्लिश में पार्टूसिस बोलते हैं, ठीक है। कुकुर खांसी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, याद रखिएगा,
काली खांसी बोलिए, ठीक है, या फिर कुकुर खांसी भी कहीं कहीं देता है, तो दोनों नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें लगातार खांसी आता है, ठीक है, इसलिए इसको कुकुर खांसी भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। इंग्लिश नाम भी याद रखिएगा, पार्टोसिस, ठीक है, पार्टोसिस। इसकी रोकथाम के लिए आप लोग के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। काली खांसी को रोकने के लिए यहाँ पे कौन सा टीकाकरण किया जाता है, कौन सा टीका दिया जाता है बच्चों को काली खांसी को रोकने के लिए। तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है, और किस बैक्टीरिया के कारण होता है, हीमोफिलस पार्टोसिस, ठीक है। हीमोफिलस जो है, हीमोफिलस पार्टोसिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसी बैक्टीरिया के कारण ये जो है रोग होता है, और उसका उद्भवन, इसका काल हो गया 3 से 14 दिन। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, टीटनेस के उद्भवन अवधि, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 2 से 6 दिन, ऑप्शन नंबर बी है 3 से 14 दिन, ऑप्शन नंबर सी है 7 से 14, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी आप लोग के सामने क्या आ गया, 1 मिनट, क्या हो जा रहा है बार बार, 1 सेकेंड आप लोग वेट कीजिए। बस 1 सेकेंड। हाँ, तो चलिए, इसका हम लोग उद्भवन अवधि पढ़ रहे थे। तो ये 2 से 6 दिन, 3 से 14 दिन, 7 से 14 दिन, 3 से 28 दिन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3 से 28 दिन टीटनेस की अवधि, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइएगा टीटनेस जो है वो किस कारण होता है, बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ, किसके कारण होता है। तो देखिए यहाँ पर टीटनेस जो है, टीटनेस किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है, यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लस में टीटनेस किससे क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र जो है वो प्रभावित होता है। इसमें क्या होता है कि तेज़ बुखार होता है और शरीर में ऐंठन होता है, ठीक है, और जबड़ा बंद हो जाता है। इसी कारण टीटनेस को क्या कहते हैं, इसमें इसका दूसरा नाम भी याद रखिएगा, टीटनेस को लॉक जा भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो हो जाता है जबड़ा बंद हो जाता है, मुंह बंद हो जाता है और खुलता ही नहीं है, या फिर मुंह जो है खुला रहेगा तो वो खुला ही रह जाता है, बंद हो जाता है तो बंद ही रह जाता है, खुलता नहीं है, लॉक हो जाता है, ठीक है। जबड़ा क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है, इसलिए टीटनेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉक जा भी बोलते हैं। शरीर में ऐंठन होता है, तेज़ बुखार होता है, याद रखिएगा। तो आज हम लोग 10 क्वेश्चन पढ़े हैं, ठीक है। आज जो है फर्स्ट क्लास था। अब कल से हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये सब का PDF आप लोग को मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर आप लोग को बता दिए हैं, उस पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आप लोग को PDF मिल जाएगा। आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा है, जो याद नहीं है उसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन आप लोग को पता है, ये 10 क्वेश्चन नहीं है, इसके हम लोग चारों ऑप्शन को डील कर रहे हैं, चारों ऑप्शन को पढ़ रहे हैं, ताकि कोई भी डाउट नहीं रहे। इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग को एग्जाम में नहीं छूटे। ये 10 क्वेश्चन जो है, ये 4 ऑप्शन का, एक ऑप्शन का कितना 2-2, 3-3 फैक्ट बता रहे हैं। तो सोचिए ये 10 क्वेश्चन आप लोग को कितना क्वेश्चन बनाया। और एग्ज़ाम में मेन है आप लोग का, एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आए, मेन इम्पॉर्टेंट ये रखता है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं रखता है कि आप कितना पढ़े, इम्पॉर्टेंट ये रखता है, ठीक है, कि कितना क्वेश्चन आप इम्पॉर्टेंट पढ़े, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने से नहीं होता है, सिलेक्शन लेने से होता है, ठीक है। कोई रहता है कम पढ़ के ही सिलेक्शन लेता है, और कोई ज़्यादा पढ़ के भी उसका सिलेक्शन नहीं होता। तो इम्पॉर्टेंट ये भी रखता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, इम्पॉर्टेंट ये नहीं रखता है कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। तो आप लोग वही पढ़िए जो एग्ज़ाम में आए, जो एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।